माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। Honorable Speaker, I present the budget for 24-25. Introduction. The people of India have reposed their faith in the government led by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and re-elected it for a historic third term under his leadership. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। इस बजट के साथ वो लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गईं। उन्होंने 1959 से 1964 के बीच लगातार 6 बजट पेश करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अपने 7वें बजट में निर्मला सीतारमण ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर जोर दिया। We particularly focus on employment, skilling, MSMEs and the middle class. I am happy to announce the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period, with a central outlay of 2 lakh crore rupees. This year, I've made a provision of 1.48 lakh crore rupees for education, employment and skilling. Budget priorities. The people have given a unique opportunity to our government to take the country on the path of strong development and an all-round prosperity. ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। लोकसभा चुनाव में रोजगार का मुद्दा केंद्र में था। इस बार के बजट में रोजगार के मुद्दे पर कई अवसर लोगों को मिलने जा रहे हैं। महिला, किसान, गरीब, युवा सबके खाते में कुछ न कुछ बजट की सौगात रही और इसीलिए खास रहा बजट 2024-25। We need to focus on 4 major castes, namely the Garib, Mahilayein, Yuva and Annadata, the poor, women, youth and the farmer. For Annadata, we announced higher minimum support prices a month ago for all major crops, delivering on the promise of at least a 50% margin over costs. Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana was extended for 5 years, benefiting more than 80 crore people. आम बजट विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज होता है। हम बात कर रहे हैं कि क्या यह बजट 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं पर खरा उतरा है और क्या बजट अमृतकाल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला बजट है, क्योंकि तभी तो देश आगे बढ़ेगा और 2047 तक भारत की पहचान विकसित भारत के तौर पर होगी। तो आज की इस खास कड़ी में हम आपको
केवल आधे घंटे में बजट का पूरा सार बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात आपके हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी इनकम टैक्स की। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए देश का बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी बदलाव नहीं किया है, पर न्यू टैक्स रिजीम में शामिल लोगों के लिए अच्छी खबर है। उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रूपए से बढ़ाकर 75,000 रूपए कर दिया गया है। साथ ही इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया है कि इनकम टैक्स में हुए बदलाव से टैक्स पेयर्स को सालाना 17,500 रूपए बचाने में मदद मिलेगी। 15 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वालों के लिए ये बचत 7,500 रूपए की होगी। न्यू टैक्स रिजीम में अब आपको इन स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स पेमेंट करना होगा। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रूपए है। वहीं सालाना 3 लाख रुपए तक कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 लाख से 7 लाख वाली इनकम पाने वालों को 5% टैक्स देना होगा, जबकि 7 लाख से 10 लाख पर ये 10% है। वहीं 10 लाख से 12 लाख तक कमाने वालों को 15% टैक्स देना होगा। 12 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ऊपर की सैलरी पर 30% टैक्स देना होगा। वेतन भोगी व्यक्तियों और पेंशन भोगियों की बेहतर वित्तीय स्थिरता के लिए फैमिली पेंशन कटौती राशि को बढ़ाने की योजना की भी घोषणा की गई। नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत कटौती राशि को 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए करने का प्रस्ताव है। इस कदम से लगभग 4 करोड़ वेतन भोगी व्यक्तियों और पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पुरानी टैक्स व्यवस्था खत्म होगी या नहीं, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी सरकार टैक्स सिस्टम को आसान बनाना चाहती है। This budget envisages sustained efforts on the following 9 priorities for generating ample opportunities for all. Number 1, productivity and resilience in agriculture. Number 2, employment and skilling. Number 3, inclusive human resource development and social justice. 4, manufacturing and services. 5, urban development. 6, energy security. 7, infrastructure. 8, innovation, research and development. And 9, next generation reforms. जमीन की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी की खबरें अक्सर आती हैं। कई बार तो एक ही प्लॉट को कई लोगों को बेच दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार हर प्लॉट के लिए आधार नंबर देने जा रही है। जानिए इससे क्या होगा फायदा। दुनिया में ज्यादातर झगड़े जमीन को लेकर होते हैं। साथ ही जमीन की खरीद फरोख्त में भी फर्जीवाड़े की खबरें सामने आती रहती हैं। कई बार एक ही प्लॉट कई लोगों को बेच दिया जाता है, लेकिन अब सरकार इससे निपटने के लिए पक्का इंतजाम करने जा रही है। वित्त मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्लॉट के लिए भू आधार नंबर देने की घोषणा की है। ये आधार की तरह ही एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी। साथ ही 2027 तक शहरी इलाकों में जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की योजना है। इस रिफॉर्म को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता देगी। माना जा रहा है कि इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट फ्लो और एग्रीकल्चरल सर्विसेज से जुड़ी दूसरी सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। Rural land related actions will include 1, assignment of unique land parcel identification number UL PIN or Bhu Aadhar for all lands. 2, digitization of cadastral maps. 3, survey of subdivisions, survey of map subdivisions as per current ownership. 4, establishment of land registry. And 5, linking to the farmers registry. These actions will also facilitate credit flow and other agricultural services. बजट में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के लिए रोजगार से जुड़ी 3 खास स्कीम की घोषणा है। पहली बार जॉब करने वालों के लिए स्कीम ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर होने वाले एम्प्लॉयज को 1 महीने की सैलरी के बराबर राशि, जो कि 15,000 रूपए से ज्यादा ना हो, 3 किस्तों में ट्रांसफर होगी। इससे 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को फायदा मिलने की संभावना है। Skilling program. I'm happy to announce a new centrally sponsored scheme. As the 4th scheme under the Prime Minister's package,
for skilling and collaboration with state governments and industry. 20 lakh youth will be skilled over a 5-year period. $1,000 industrial training institutes will be upgraded in hub and spoke arrangements with outcome orientation. Course content and design will be aligned to the skill needs of industry, and new courses will be introduced for emerging needs. मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन के लिए स्कीम एम्प्लॉयमेंट के पहले 4 साल में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को उनकी ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन के मुताबिक इंसेंटिव मिलेगा। इस योजना से 30 लाख युवाओं को फायदा मिलने की संभावना है। सरकार हर एक एडिशनल एम्प्लॉय के लिए ईपीएफओ योगदान के लिए एम्प्लॉयर्स को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का रीइंबर्समेंट करेगी। इस योजना से 50 लाख लोगों को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट मिलने की उम्मीद है। These will be based on enrollment in the EPFO and focus on recognition of first-time employees and support to employees and employers. Scheme A, First-Timers. This scheme will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. Direct benefit transfer of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to 15,000 rupees. The eligibility limit will be a salary of 1 lakh per month. The scheme is expected to benefit 210 lakh youths. वित्त मंत्री ने बजट के भाषण में कृषि क्षेत्र पर अपना पूरा फोकस रखा था। सरकार का जोर खास तौर पर नेचुरल फार्मिंग पर था। खेती में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना, एक्सपर्ट की निगरानी, जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा देने की बात कही गई। इसके साथ ही नेचुरल फार्मिंग से अगले 1 साल में 1 करोड़ किसान जुड़ने जा रहे हैं, ऐसा सरकार की तरफ से भरोसा जताया गया है। सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, यानी इस बार किसानों के बजट में 21.6% यानी 25,000 करोड़ रुपए बढ़ाए गए हैं। वित्त मंत्री ने नए बजट में नेचुरल फार्मिंग की तरफ रुख करने पर जोर दिया है। बताया जा रहा है कि आने वाले 2 साल में भारत में 1 करोड़ किसानों को सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग की मदद से नेचुरल फार्मिंग से जोड़ा जाएगा। इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ग्राम पंचायतों और वैज्ञानिक संस्थानों की मदद ली जाएगी। सरकार दाल और तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर जोर देगी। आम बजट में किसानों की मदद के लिए सरकार ने 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने की बात कही है। इसके अलावा नाबार्ड के माध्यम से भी किसानों को सहायता दी जाएगी। मौसम के बदलने के कारण हर साल किसानों को फसलों के खराब होने से काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में बजट में कहा गया है कि सरकार 32 फसलों की 109 नई किस्में लाएगी जो मौसम से कम प्रभावित होंगी। Our journey towards the goal of Viksit Bharat. Priority 1: Productivity and resilience in agriculture. Transforming agricultural research. Our government will undertake a comprehensive review of the agricultural research setup to bring the focus on raising productivity and developing climate resilient varieties. Funding will be provided in challenge mode, including to the private sector. Domain experts, both from the government and outside, will oversee the conduct of such research. Release of new varieties. New 109 high-yielding and climate-resilient varieties of 32 field and horticultural crops will be released for cultivation by farmers. Natural farming. In the next 2 years, 1 crore farmers across the country will be initiated into natural farming, supported by certification and branding.
Implementation will be through scientific institutions and willing gram panchayats. 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान हुआ है। केंद्रीय बजट 2024 में युवाओं के लिए ढेर सारी नई घोषणाएं की गई हैं, जिनमें प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का ऐलान सबसे खास है। इस योजना के तहत देश की शीर्ष कंपनियां अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेंगी। इस दौरान भारत सरकार इन युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए का भत्ता देगी, जो पूरे 1 साल के ट्रेनिंग पीरियड तक जारी रहेगा, और 6,000 रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाएगी। Internship in top companies. As the 5th scheme under Prime Minister's package, our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. They will gain exposure for 12 months to real life business environment, varied professions and employment opportunities. बजट में पीएम मुद्रा लोन योजना को लेकर बड़ा ऐलान है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी मिलने वाले लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। बढ़ी लिमिट का फायदा केवल उन्हें मिलेगा जो एक बार लोन लेकर चुका चुके हैं। पीएम मुद्रा योजना में 3 कैटेगरी हैं: शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन के तहत 50,000 रुपए, किशोर लोन के तहत 5 लाख और तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। The limit of Mudra loans will be enhanced to 20 lakh from the current 10 lakh for those entrepreneurs who have availed and successfully repaid previous loans under the Tarun category. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लोकसभा में बजट में महिलाओं को कुछ खास तोहफे दिए हैं। उनके लिए कई बड़े ऐलान हुए हैं। बजट में महिलाओं के लिए रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री ने अपने 7वें बजट भाषण में महिलाओं और बच्चियों को लाभ पहुंचाने के लिए अलग अलग योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला लिया है। अपने बजट भाषण की शुरुआत में वित्त मंत्री ने कहा कि जैसा कि अंतरिम बजट में कहा गया था, इस बजट में भी सरकार का ध्यान गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर केंद्रित है। ऐसे में महिलाओं पर खास फोकस करते हुए मोदी सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के आवंटन की बात कही है। For promoting women-led development, the budget carries an allocation of more than 3 lakh crore for schemes benefiting women and girls. This signals our government's commitment for enhancing women's role in economic development. सरकार वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाएगी। इससे दूसरे शहर में रहकर काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सरकार महिलाओं के लिए विशेष रूप से कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इससे महिलाओं को स्किल्ड बनाकर उन्हें रोजगार में बढ़ावा दिया जाएगा। Participation of women in the workforce. We will facilitate higher participation of women in the workforce through setting up of working women hostels in collaboration with industry and establishing creches. In addition, the partnership will seek to organize women-specific skilling programs and promotion of market access for women SHG enterprises. बजट में महिलाओं के नाम पर खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टी यानी महिलाओं द्वारा खरीदे जाने वाले मकान को लेकर सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि ये महिलाओं द्वारा खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी में छूट दें। ये सभी महिलाओं के हक में एक अच्छा कदम है। We will encourage states which continue to charge high stamp duty to moderate the rates for all and also consider further lowering duties for properties purchased by women.
सरकार ने साल 2024-25 के आम बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए अब तक का सर्वाधिक 6,21,940 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जो कुल बजट का 12.9% है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस बार रक्षा मंत्रालय के लिए सर्वाधिक आवंटन किया गया है। ये इस वर्ष के शुरू में आए अंतरिम बजट में किए गए रक्षा क्षेत्र के प्रावधान के करीब बराबर है। 2023-24 में रक्षा मंत्रालय का आवंटन 5,93,537.64 करोड़ रुपए था। इस साल के रक्षा बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 1,72,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए घरेलू पूंजीगत खरीद के लिए 1,05,518.43 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा सड़क संगठन के लिए 6,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले बजट की तुलना में 30% अधिक है। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकसित करने के काम में तेजी आएगी। आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड स्तर पर है। इस बजट में डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। आज पूरी दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। टूरिज्म बजट 2024 जो काफी खास रहा। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बजट में मास्टर प्लान का ऐलान हुआ है, जिसमें 2 राज्यों में केंद्र का विशेष ध्यान देखने को मिला। सरकार का जोर बिहार और ओडिशा के पर्यटन क्षेत्रों को विकसित करने पर ज्यादा रहा। यही वजह है कि पिछले बजट में पर्यटन मंत्रालय का जो बजट आवंटित हुआ था, उससे कई ज्यादा आवंटन इस साल हुआ है। प्रधानमंत्री का मानना है कि भारत में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। वो हमेशा लोगों को विदेशों के बजाय भारतीय पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। इस बजट में सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने के प्रयासों की बात की है। पिछले बजट में पर्यटन मंत्रालय का बजट 1,692.10 करोड़ था, जो इस बजट में बढ़ाकर 2,479.62 करोड़ रुपए कर दिया गया। बजट में बिहार में गया के विष्णुपद मंदिर और बोधगया मंदिरों का कॉरिडोर बनाने और राजगीर के हिंदू, बौद्ध, जैन मंदिरों और नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के साथ ही ओडिशा के दर्शनीय सौंदर्य, मंदिर, स्मारक, प्राचीन समुद्री तट को पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। Our efforts in positioning India as a global tourist destination will also create jobs, stimulate investments, and unlock economic opportunities for other sectors. In addition to the measures outlined in the interim budget, I propose the following measures. Vishnupad Temple at Gaya and Mahabodhi Temple at Bodh Gaya in Bihar are of immense spiritual significance. Comprehensive development of Vishnupad Temple Corridor and Mahabodhi Temple Corridor will be supported, modeled on the successful Kashi Vishwanath Temple Corridor to transform them into world-class pilgrim and tourist destinations. बजट में पीएम आवास योजना को लेकर भी बड़ा ऐलान हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश भर में पीएम आवास योजना के तहत अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अगले 5 साल में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को घर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए कुल 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार 2.2 लाख करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगी। योजना के तहत किफायती दरों पर ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए ब्याज सब्सिडी का भी प्रावधान है। सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार को लेकर भी कुछ खास घोषणाएं हुई हैं। आइए जानते हैं क्या क्या मिला है बिहार और आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ तो बिहार को लगभग 58,000 करोड़ की योजनाओं का लाभ मिलने जा रहा है। 2024-25 के बजट में बिहार को लगभग 58,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। 26,000 करोड़ रुपए की लागत से पटना पुणे एक्सप्रेसवे और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बनेगा। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक पुल भी बनेगा, जिसमें केंद्र सरकार मदद करेगी।
इसके साथ ही 21,400 करोड़ रुपए की लागत से पावर प्रोजेक्ट्स भी शुरू होंगे, जिसमें पीरपैंती में 2,400 मेगावाट का एक नया पावर प्लांट बनाना भी शामिल है। इसके अलावा 11,500 करोड़ रुपए बाढ़ से निपटने के लिए दिए जाएंगे। New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. केंद्र सरकार ने बजट में आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आंध्र प्रदेश को ये रकम नई राजधानी तैयार करने के लिए दी जाएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अमरावती को नई राजधानी बना रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि आंध्र के पोलावरम सिंचाई परियोजना को भी जल्द पूरा किया जाएगा। Andhra Pradesh Reorganization Act. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for the capital, recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. आम बजट में वित्त मंत्री ने 1 करोड़ परिवारों को बड़ी खुशखबरी दी है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत हो चुकी है, जिसके कारण 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली मिल सकेगी, जिसके लिए काफी एडवांस में सरकार को आवेदन भी मिल चुके हैं। ये योजना भारत सरकार ने 2024 में शुरू की थी, जिसके तहत देश के 1 करोड़ परिवारों को सौर ऊर्जा से मुफ्त बिजली मिलने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत सरकार आपके घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी देती है। सोलर पैनल सूर्य की रोशनी से बिजली बनाते हैं, जिससे आप अपनी बिजली की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। इस योजना के तहत आपके परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इस तरह रूफटॉप सोलर यूनिट स्थापित करके आप 1 साल में लगभग 15,000 रुपए तक की मुफ्त बिजली का लाभ ले सकते हैं। In line with the announcement in the interim budget, PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana has been launched to install rooftop solar plants to enable 1 crore households obtain free electricity up to 300 units every month. The scheme has generated remarkable response with more than 1.28 crore registrations and 14 lakh applications, and we will further encourage it. बजट में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले छात्रों का ख्याल रखा गया है। इसके लिए बाकायदा शिक्षा लोन को बेहतर बनाया गया है। इसमें ब्याज की दर इतनी कम रखी गई है कि छात्रों पर ज्यादा बोझ न पड़े। स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इसके लिए हर साल 1 लाख छात्रों को ई वाउचर मिलेंगे। लोन के अमाउंट पर 3% ब्याज सरकार देगी। For helping our youth who have not been eligible for any benefit under government schemes and policies, I am happy to announce a financial support for loans up to 10 lakh rupees for higher education in domestic institutions. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में किए गए घोषणाओं के बाद कई चीजों की कीमत पर भी फर्क पड़ा है। वित्त मंत्री ने 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई है। कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं, आइए जानते हैं। कैंसर दवा, सोना चांदी, प्लैटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स सस्ते हुए हैं। अंत में बजट पर कुछ खास घोषणाएं, आइए नजर डालते हैं चलते चलते। बजट में शहरी विकास के लिए प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। इसमें स्टैंप ड्यूटी भी शामिल है। महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए स्टैंप ड्यूटी कम करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही स्ट्रीट मार्केट को लेकर चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की योजना है।
30 लाख से ज्यादा आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाएं हैं। बैंक योग्य परियोजनाओं के जरिए 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति का प्रावधान है। वहीं सीवेज ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाओं और सेवाओं को बढ़ावा देना भी इसमें शामिल है। Building on the success of PM Swanidhi scheme in transforming the lives of street vendors, our government envisions a scheme to support each year over the next 5 years the development of 100 weekly huts or street food hubs in select cities. बजट में अलग अलग सेक्टर के लिए खास घोषणाएं हैं। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए, मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है। 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। सड़क संपर्क परियोजनाओं को 26,000 करोड़ रुपए, उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख करोड़ रुपए तक का लोन, बिहार में हाईवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए, अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए, शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपए इसमें शामिल हैं।